हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है। मैंने यूपी पीसीएस 2020 एग्जामिनेशन में 7th रैंक सिक्योर करी है और मैं इस वीडियो में आपसे अपनी मेंस की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले मैं जीएस, फिर उसके बाद अपना ऑप्शनल, फिर एसए और हिंदी के बारे में के पेपर्स के बारे में मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी। पहले सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। सोर्सेज मेरे मेजरली वही थे जो मैंने अभी प्रीलिम्स के बारे में आपको बताया अपने पहले वीडियो में, वही मेरे मेजर सोर्सेज थे। लेकिन सेकंड मेरा मेजर सोर्स इसमें न्यूज़पेपर भी था। तो मेंस के लिए थोड़ा अगर हमें रिफ्रेशिंग टॉपिक्स चाहिए या फिर रिफ्रेशिंग डेटा चाहिए तो हमें न्यूज़पेपर में जो भी डेटा आता है या कोई मैप आता है या कोई रिपोर्ट आती है तो वो मेरा मेजर सोर्स था। मेरा मेजर सोर्स न्यूज़पेपर में द हिंदू था और अगर एक्सप्लेन्ड की बात करें तो वो मैं इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ती थी, लेकिन वो मेजरली प्रीलिम्स फोकस होता था। तो मेंस के लिए मेरा मेजर फोकस होता था द हिंदू। स्टैटिक पोर्शन के लिए मेंस में सबसे पहले मैंने कोशिश करी थी, कुछ मेरे जो इनिशियल प्रिपरेशन के मंथ्स थे तो उसमें जो भी हमारा सिलेबस में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं जिस पे हम अपना नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि पेपर 3 में बायोटेक्नोलॉजी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर क्रिप्टो करेंसी है, ऐसे वाले टॉपिक्स के मैंने पहले स्टैटिक पोर्शन के नोट्स बना लिए थे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, स्कीम्स क्या हैं। तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है जिसे हम हर जगह लिख सकते हैं, वो वाली चीज़ों का नोट्स मैंने हैंड रिटन बना लिया था। हर टॉपिक में जिसमें जो भी नोट्स बन सकता है मैंने उसको कोशिश करी थी कि A4 शीट पे पेपर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए थे। Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. अब बात आती है कि उसमें हमें थोड़ा डायनामिक पोर्शन भी ऐड करना होता है, तो उसका मेजर सोर्स मेरे लिए न्यूज़पेपर था। तो न्यूज़पेपर में मैंने ये कोशिश करी थी कि उसका भी मैंने पेपर वाइज नोट्स बनाया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि जो भी हमें न्यूज़पेपर में इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग लाइन मिल सकती है, उसको हम लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि पिछले दिन अभी द हिंदू में ये एक न्यूज़ आया था कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि द टाइम हैज़ कम फॉर वुमेन सीजेआई इन इंडिया। सो आई थिंक वो हम कोट करके कहीं लिख सकते हैं, कहीं ऐसे में हम लिख सकते हैं या फिर अपना इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो उसी कॉलम में एक और न्यूज़ उसमें दी थी कि सभी 25 हाई कोर्ट्स में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, तेलंगाना हाई कोर्ट, जिसमें वुमेन चीफ जस्टिस हैं। तो ये वाला डेटा हम अपना न्यूज़पेपर से लिख सकते हैं। जैसे पेपर 1 में विमेन का टॉपिक है, विमेन का एक आप A4 शीट में विमेन का टॉपिक लिख के उसमें जो भी आपको इंटरेस्टिंग लाइन या इंटरेस्टिंग डेटा या किसी का कोट मिलता है वो लिख लीजिए। ये मेरा सजेशन होगा, क्योंकि मैंने ऐसे जो भी डेटा होते थे मैं लिख लेती थी टॉपिक वाइज, और उनको जहाँ भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे इंट्रोडक्शन में या कॉन्क्लूजन में या ऐसे में किसी हेडिंग में यूज़ कर सकती हूँ, तो उन सबको मैं लिख लेती थी ताकि वो मेरे आंसर्स को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाए। तो ये मेरा एक सजेशन होगा कि आप न्यूज़पेपर जब पढ़ें तो उसको मेंस की दृष्टि से भी पढ़ें, ताकि उसमें जो भी आपको कुछ डेटा मिलता है, मैप मिलता है, उसको आप अपने टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके लिख लें और ये सोचते रहें कि हम कौन से आंसर में इसको यूज़ कर सकते हैं या कौन से टॉपिक में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा एक ये सजेशन होगा कि न्यूज़पेपर को इस दृष्टि से भी पढ़ें। मेरा एक ये सजेशन होगा। और दूसरा सोर्स मेरा मेंस के लिए था जो इनसाइट का साइनॉप्सिस आता है, वो वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है, लेकिन अब वो हिंदी में भी शुरू कर रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो साइनॉप्सिस आता है वो डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं उस पर क्वेश्चन बनाते हैं और उसका वो आंसर फॉर्मेट में देते हैं। तो वो काफ़ी कंप्लीट आंसर होता है कि उसमें काफ़ी जो भी स्कीम्स हैं, अभी क्या रिकमेंडेशंस हैं, उन सबको वो लोग कंपाइल करके एक ही आंसर में देते हैं। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद मेरा सजेशन होगा कि मेंस में जो हम आंसर लिखते हैं उसमें ये कोशिश करें कि हम उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर लें पहले, क्योंकि 3 घंटे में हमें 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम सारे क्वेश्चन लिख पाएँ।
कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, हम अपना टाइम मैनेजमेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, उसको हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा एक मेजर सजेशन होगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपको अपना स्पीड का अंदाज़ा हो जाए, या फिर हमने अपने आंसर्स का लेंथ का अंदाज़ा हो जाए कि हमें कैसे करना है। और दूसरा सजेशन ये होगा कि जब हम आंसर राइटिंग करें तो हम ये कोशिश करें, जैसे हम बैठे हैं उसमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें कितने पेजेस दिए हैं पर क्वेश्चन में। तो जैसे यूपीपीसीएस में कभी कभी ये होता है कि कभी 2 पेजेस देते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, और कभी 2.5 पेजेस दे देते हैं। तो कोशिश करें कि इस ट्रैप में ना फंसें कि उन्होंने एक्स्ट्रा आधा पेज दे दिया है तो हमें वो भी फिल करना है। आपका आंसर जितने में पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एक इंट्रोडक्शन, एक मेन बॉडी और कंक्लूजन के बाद अपना आंसर वही ख़त्म करें और दूसरे क्वेश्चन पे जाएं। इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे कि जितना भी हमें पेज दिया हमें सारे भरने हैं। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करी थी कि मैंने सारे पेजेस भरने की कोशिश करी थी, लेकिन 2020 वाले अटेम्प्ट में मैंने ये कोशिश किया कि जितना मुझे पता है अगर वो 2 पेज में ही ख़त्म हो जाता है मैं उतने में ही ख़त्म कर दूँगी, सारे पेजेस ना भरने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो हेल्प करता है कि हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि हो सकता है कि हम किसी क्वेश्चन में 2 पेज लिख रहे हैं, 3 पेज लिख रहे हैं, लेकिन जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम पूरा ना कर पाएँ। तो एक ये सजेशन होगा कि हम अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू एक स्ट्रेटजी बना लें कि हम कितना लिख सकते हैं। और मेरा तीसरा सजेशन ये भी होगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी अपने आंसर्स को। पहले मेरा ये सजेशन है कि आप कोशिश करें कि क्वेश्चंस ना छोड़ें, और जो मेजर मार्क्स कैरी करते हैं, जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें ज़्यादा नंबर हम अच्छे से ला सकते हैं। तो मेरा एक ये स्ट्रैटेजी होता था कि मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो 8 नंबर वाले होते थे उनको मैं पहले करती थी, क्योंकि एग्जामिनर ऑब्वियसली पहले से चेक करेगा, शुरुआत से चेक करेगा। तो अच्छे जो हम आंसर लिख सकते हैं मैं वो आधे घंटे में फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लेती थी, तो जो 8 नंबर के होते थे। लेकिन जो नेक्स्ट 6 से लेके 10 है उनको मैं एकदम लास्ट वाले आधे घंटे में करती थी, ताकि मैं मेजर अपना टाइम दे सकूँ 12 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते थे। तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं कोशिश करती थी 2 घंटा या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर या 145 मिनट्स देती थी, ताकि मेजरली जो मेरा पोर्शन है वो मेरा फोकस उस पर रहे। तो मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने के बाद 11 से लेकर 20 वाले क्वेश्चन करती थी। उनके बाद जब लास्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स बचता था तो उसमें मैं लास्ट जो 5 क्वेश्चन पहले छोड़े हैं उनको करती थी। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने अपना क्वेश्चन पेपर पूरा किया। तो 2020 में ये था कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। तो ये कोशिश करिएगा कि आप कोई क्वेश्चन ना छोड़ें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ताकि हो सकता है कि आपने कुछ आंसर्स को आपने एवरेज लिखा है, लेकिन ये कोशिश करिए कि छोड़े ना, एवरेज लिख सकते हैं उसको भी लिखें, क्योंकि नंबर उससे आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप छोड़ देंगे तो उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इससे अच्छा आप कुछ ज़रूर उसमें लिख दें। एक ये मेरा सजेशन होगा। और जीएस के आंसर्स में मेरा एक और सजेशन ये होगा कि प्लीज़ आप हर आंसर में कोई ना कोई मैप, कोई ना कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम या कोई डेटा ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि वो आपका एक सेंटर पीस हो जाए उस आंसर में, ताकि वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे। सिर्फ लिखने से या पॉइंट वाइज लिखने से थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो अगर आप अपने हर एक आंसर में कोई मैप इंक्लूड कर देंगे या फिर कोई फ्लो चार्ट इंक्लूड कर देंगे तो वो, या कोई स्टार डायग्राम इंक्लूड कर देंगे, तो काफ़ी वो अट्रैक्ट करता है, वो इजीली फिर उसको एग्जामिनर जो है वो अच्छे से पढ़ पाता है। तो आप प्लीज़ ये कोशिश करिएगा कि हर एक आंसर में कुछ ना कुछ आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर डालें। ये कोशिश करें, हो सकता है कि हर आंसर में ये पॉसिबल ना हो, लेकिन हर सेकंड आंसर में ज़रूर ऐसे डालने की कोशिश करें, क्योंकि फिर ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट भी करेगा और हो सकता है कि वो अच्छे नंबर भी दे। तो एक ये मेरा सजेशन होगा। और दूसरा कि आप ज़रूर हर एक आंसर में स्ट्रक्चर ज़रूर मेंटेन करें। 1-2 लाइन का आप इंट्रोडक्शन दें। जो भी क्वेश्चन में मेजर पोर्शन है कि क्या लिखना है, कॉज लिखना है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप ज़रूर, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें जो उसका कीवर्ड है, अगर हो सके तो उसको हेडिंग में डाल लें। अगर उसने पूछा है कि इस इवेंट का क्या कॉज है, तो आप उसको प्रॉपरली हेडिंग में लिख दें, उसको इनबॉक्स कर दें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ से मेरा मेजर आंसर शुरू हो रहा है।
और फिर उसको आप पॉइंट वाइज या डायग्राम में जैसा लिखना चाहें वैसा लिखें, और एक पॉजिटिव कंक्लूजन ज़रूर लिखें एंड में, 2 लाइन का हो लेकिन एक ऐसा सेंस ज़रूर आना चाहिए कि आपका आंसर यहाँ ख़त्म हो गया है और आप ये कंक्लूजन में सजेस्ट करना चाहते हैं। और कंक्लूजन के लिए मेरा एक और सजेशन होगा कि आप ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं या फिर एक डायरी में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज़ जो होती हैं या कमीशन होते हैं या फिर डिफरेंट जो बॉडीज़ होती हैं, उन्होंने क्या क्या सजेशन दिया है, क्या क्या रिकमेंडेशन है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे एक मालूमात कमेटी है, उसने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के सपोर्ट में कहा है, उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में कहा है। तो आप एक चार्ट बना सकते हैं कि इस कमेटी ने इस इशू के बारे में क्या रिकमेंड किया है, ताकि आपको तुरंत याद आ जाए कि कंक्लूजन में हम इस कमेटी का नाम लिख देंगे तो थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगा। तो आप ये वाला भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से जहाँ भी आपको कमिटीज़ या कमीशंस के सजेशन मिले, रिकमेंडेशन मिले, उनको आप छोटा छोटा किसी डायरी में लिख लें, ताकि आप जब रिवाइज करें मेंस के लिए तो आपको कंक्लूजन रेडी रहे आपका, और उसके थ्रू आप अपना आंसर एंड कर सकें। जीएस में आप एक एक्स्ट्रा मेरे से ये सजेशन ले सकते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है या बजट आता है, उनका जो कंपाइलेशन या समरी देता है, वैसे विजन काफ़ी अच्छा देता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें जो भी आपको ऐसा लगे कि ये हम अपने इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक सर्वे का ये वाला लाइन लिख सकते हैं, तो उसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लें या अंडरलाइन करके रख लें अपने पीडीएफ में, या फिर आपने प्रिंट आउट लिया है तो उसका, ताकि वो थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है। जब हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर उसने ये सजेस्ट किया है या फिर ये लाइन बोली है, तो वो काफ़ी ऑथेंटिक हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ऐसी लाइन्स, ऐसे रिपोर्ट्स या फिर ऐसे कुछ डेटा के बारे में ज़रूर मतलब सर्च करते रहें जो ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू हो, और आप उसे इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में लिख सकें। तो अपने आंसर को थोड़ा ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करें इन सभी सोर्सेज के माध्यम से। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैं ज्योग्राफी के सोर्सेज आपको बता देती हूँ क्या क्या थे। एक तो मेजर सोर्स मेरा सविंद्र सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी का जो बुक होता है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मेरा एक एनसीईआरटी का 11th की जो बुक आती है, दोनों फर्स्ट और सेकंड जो 2 बुक होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी एक मेरा मेजर सोर्स था ज्योग्राफी के ऑप्शनल के लिए। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मेरा मेजर सोर्स इंडिया के उससे खुल्लर एक बुक होती है, वो मैंने फॉलो किया था। ये 3 मेरे मेजर सोर्सेज थे यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। और आप अब इसमें एक होता है कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव वाला भी एक क्वेश्चन आते हैं एक सेक्शन में, तो उसके लिए जो आर.डी. दीक्षित की एक बुक होती है, आई थिंक ज्योग्राफिकल थॉट नाम है उसका, वो भी फॉलो कर सकते हैं, और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होती हैं। तो ये 4 चीज़ें मेरी मेजर सोर्सेज थी। और ज्योग्राफी में आई थिंक आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हमें डायग्राम हर एक क्वेश्चन में बनाने होते हैं। और अगर नहीं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं बनाने, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि डायग्राम ज़रूर हम हर एक क्वेश्चन में डाल दें। डायग्राम, और सेकंड पेपर में इंडिया का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर इंक्लूड करें, अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें कि कितने जल्दी हम इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं। वर्ल्ड का मैप कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कॉन्टिनेंट बना के भी पूरा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा वर्ल्ड बनाएं। तो फिर आप कोशिश करिए मैप की ज़रूर प्रैक्टिस करें। कुछ भी क्वेश्चन हो अगर इंडिया स्पेसिफिक, उसमें इंडिया का मैप ज़रूर डालें। फर्स्ट पेपर में हम वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो ज्योग्राफी के हर एक क्वेश्चन में कोशिश करें कि 1-2 हम मैप या डायग्राम ज़रूर डाल पाएँ, तो उससे ज्योग्राफी का आंसर काफ़ी ऑथेंटिक लगता है। एक मेरा सजेशन ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए एक ये होगा। और इसमें भी यही है कि आपको एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना है कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये सभी आंसर्स में मेंटेन करना है। और एक ये भी सजेशन दूंगी कि इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं। तो प्लीज़ आंसर शुरू करने से पहले, मतलब आप जब चूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से उसके तीनों जो पार्ट हैं उसको अच्छे से देख लें कि आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है उससे आया है, या फिर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। किसी एक क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा वाला जो पूरा क्वेश्चन उससे ज़रूर उसको ना अटेम्प्ट करें, देख लें तीनों में आप अच्छा लिख सकते हैं, तभी उसको अटेम्प्ट करें। और इसमें एक और सजेशन होगा कि हर एक क्वेश्चन में आप उसका पेज देख लें कि कितना पेज दिया है आंसर लिखने से पहले,
क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था 2019 में, उसमें एक क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ एक ही पेज दिया था और प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे लगा कि 2 पेज दिया होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो एक पेज लिखने के बाद पता चला दूसरा पेज तो है ही नहीं। तो इसलिए आप पेज ज़रूर देख लें कि आपको कितने पेज में अपना आंसर कंप्लीट करना है। हो सकता है एक क्वेश्चन में वो एक ही पेज दें, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में वो 4 पेज दे दें। तो प्लीज़ आप आंसर लिखने से पहले देख लें कि कितना पेज दिया है और हमें कितने में अपना पूरा आंसर फिट करना है। तो अगर एक पेज दिया है तो आपको उसी में लिखना होगा, क्योंकि और कहीं हम लिख नहीं सकते हैं। तो पेज ज़रूर चेक कर लें और फिर उसी में आप अपना इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन मेंटेन करने का कोशिश करें। ऐसे में हमें 3 ऐसे लिखने होते हैं, तो कोशिश करें कि पहले जितने भी ऐसे हैं, जितने भी उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको हम अच्छी तरीके से देख लें कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम किस में अच्छे से लिख सकते हैं। जो पीछे रफ वर्क के लिए पेज दिया होता है उसमें आप लिख लें कि हमें इस टॉपिक में इतने सारे पॉइंट्स पता हैं। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो हर एक जो भी सेक्शन होता है उसमें से 2 अगर आपको लग रहे हैं अच्छा मुझे 2 इसमें से ठीक लगते हैं, तो उसमें से एक को एलिमिनेट करने के लिए आप पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दें कि अच्छा मुझे इसमें इतना सारी चीज़ें आता है, दूसरे वाले में मुझे इतना ही आता है। तो जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप अच्छा लिख सकते हैं उसको चूज़ करें। और मेरा एक ये सजेशन होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं हमेशा एक कोई ना कोई स्टोरी के साथ शुरुआत करती थी कि कोई स्टोरी लिख दिया, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, तो उससे जो एकदम रिलेटेड स्टोरी है या फिर कोई न्यूज़ रिपोर्ट आई हो जिसमें उन्होंने कोई स्टोरी बताई हो या फिर बहुत फेमस पर्सनैलिटी का कुछ भी रिलेटेड हो, तो आप इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें अपने इंट्रोडक्शन को। या फिर आपके पास कोई ऐसा रिपोर्ट का डेटा है जो वो एकदम जो भी आपका टॉपिक है उसमें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें इंट्रोडक्शन में, जो कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे कि वो पूरा आपका ऐसे पढ़े। एक मेरा सजेशन ऐसे के लिए ये होगा, और ऐसे को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। पहले ही जैसे आप 15 मिनट दे सकते हैं हर एक ऐसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हमारा इंट्रोडक्शन ये होगा, बॉडी में हम ये पार्ट लिखेंगे, उसका आप हेडिंग भी पहले से सोच सकते हैं, और कंक्लूजन आपका क्या होगा, उसमें आप क्या सजेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप हर तीनों ऐसे के लिए आप अच्छे से रफ वर्क में पहले से ही लिख लें। जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें और उनको फिर एंड में जब भी आपका टाइम स्टार्ट हो तो आप अपना लिखना स्टार्ट कर दें उसके बारे में। तो ऑर्गेनाइज रहेगा तो आप जल्दी भी लिख पाएंगे और एक फ्लो में भी लिख पाएंगे। ये ऐसे के लिए मेरा सजेशन होगा। और ऐसे में एक ये भी है कि आप इसके लिए कोई बुक तो हमें पढ़नी नहीं होती है, तो इसलिए विजन की जो मैगज़ीन है उसमें कुछ रिपोर्ट पे वो अच्छे से डिटेल में देते हैं, तो उसको आप हाईलाइट करके रख सकते हैं कि हम ये ऐसे में लिख सकते हैं। जीएस के लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो आपने इंटरेस्टिंग लाइंस या कीवर्ड कुछ भी लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन या कुछ भी कोट्स लिखे हुए हैं आपने, तो उन सबको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सजेशन होगा मेरा ऐसे के लिए। सेकेंड, हिंदी के लिए, हिंदी में एक ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जैसे डिफरेंट लेटर्स आते हैं, परिपत्र आता है, कार्यालय आदेश लिखने को आता है, तो इन सब का आप क्या कर सकते हैं, पहले से ही नोट्स बना के रख लें कि अगर पूछा जाएगा तो डेफिनेशन तो ऑब्वियसली पूछी जाती है, तो सबका आप डेफिनेशन लिख लें, उसमें जो भी उसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं तो वो लिख लें, और एक फॉर्मेट पहले से तैयार करके रख लें कि ऐसा ऐसा फॉर्मेट होता है। अब वो क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं कि आप सिर्फ फॉर्मेट बना दें या फिर एक एग्जाम्पल दे के वो कहते हैं कि इसके ऊपर आप एक पत्र लिखिए। तो आप इन सभी तरीकों के क्वेश्चन के लिए पहले से ही रेडी रहें, क्योंकि हमें पता है कि ये पूछेंगे ही कि परिपत्र क्या होता है या फिर कार्यालय आदेश क्या होता है, सरकारी जो हमारा लेटर है वो क्या होता है। तो इन सब के लिए आप पहले से ही नोट्स बना लें, उनकी विशेषताएं लिख लें और उनको अच्छे से याद कर लें कि क्वेश्चन जब आए तो आप वो सब अच्छे से लिख सकते हैं। और एक काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा, आप विलोम और जो पूछा जाता है कि एक शब्द वाला, तो उसके लिए आप भी कोई भी जो व्याकरण अवेलेबल होती है मार्केट में उसको आप ले सकते हैं, और उसमें से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मेन से पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा इसका ये विलोम होता है या फिर इसके ये पर्यायवाची होते हैं और ये इसको एक शब्द में ये कहा जाता है। तो आप इन सब की पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें एक व्याख्या वाला क्वेश्चन होता है, संक्षेपण वाला होता है, तो इसको आप जो व्याकरण की बुक आएगी उसमें हो सकता है वो देते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस पहले से कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन हिंदी के लिए रहेगा।
और मैं GS4 जो हमारा एथिक्स का पेपर होता है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि उसमें मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। उसमें मेरा एक तो ये है कि यूपी पीसीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा लेंदी पेपर हो जाता है, लेकिन इसमें केस स्टडीज़ 3 to 4 आती हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैं सबसे पहले केस स्टडीज़ कर लेती थी, ढूंढ के जितने भी उसमें दिया हुआ है डिफरेंट क्वेश्चन में, उनको मैं अच्छे से पहले कर लेती, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में उनको ख़त्म कर लेती थी। फिर जो भी 8 नंबर के या 12 नंबर के क्वेश्चन होते थे उनको तब मैं अटेम्प्ट करती थी। और मैं GS4 के लिए आपको ये सजेस्ट करूँगी, जितने भी वर्ड्स उस सिलेबस में लिखे हुए हैं उसका आपके पास एक डेफिनेशन होना चाहिए रेडी, और बहुत सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए जिसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं। एक ये सजेशन होगा, और हर का कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आप लिख लें, कोई पर्सनैलिटी उससे रिलेटेड है या फिर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो सबका एक ना एक एग्जाम्पल ज़रूर लिख लें। और जब भी ऑब्वियसली वो पूछते हैं कि उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो आपके पास वो रेडी रहेगा। डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप हर एक टॉपिक का, हर एक उसमें जो भी वर्ड दिया है उसका आप रेडी रखें। और उसमें एक और हम लिख सकते हैं, जो केस स्टडीज़ होती हैं उनका भी स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं कि हम उसमें एक नॉर्मल पहले इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसमें क्या कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं वो हम फ्लो चार्ट से बना के बता दें। फिर जो उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि आप इसका बताइए, आप होंगे तो क्या ओपिनियन होगा, तो अगर हो सकता है कि वो ये पूछते हैं कि आप डिफरेंट केसेस बताइए कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तो आप उसके लिए टेबल बना सकते हैं। जैसे मेरा एक ये था कि मैं टेबल बना देती थी कि ऑप्शन 1 है तो इसके ये मेरिट्स होंगे, ये डीमेरिट्स होंगे, ऑप्शन 2 में ये मेरिट्स, ये डीमेरिट्स, और मेरा ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो एथिक्स के लिए आप थोड़ा स्ट्रेटजी पहले से बना के चल सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम टेबल बना देंगे। डायरेक्ट उसने पूछा है कि भाई आप अपना बताइए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, तो हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 ये होगा, और उसका साथ में आप रीज़न भी देते हुए जाएं। और इसके आंसर में आप ये कोशिश करें, जो भी सिलेबस में वर्ड दिया हुआ है कि इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इन्हीं सब का यूज़ आप बार बार करें, ताकि ऐसा हो कि एथिक्स के हम आंसर में थोड़ा एथिकल ही लिख रहे हों, ऐसा कोशिश करिए। तो ये मेरा सजेशन होगा एथिक्स के पेपर के लिए। और एक सजेशन मेरा इंटरव्यू के लिए भी होगा। मैंने 3 इंटरव्यू यूपी पीसीएस के देखे हैं, और मोर और लेस मेरा एक्सपीरियंस ठीक था उनमें। तो मैं ये सजेशन आपको देना चाहूँगी इंटरव्यू के लिए कि उसमें हमारा इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना हम कॉन्फिडेंट हैं और कितना काम है। अब हम जब बोर्ड को फेस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है बोर्ड काफ़ी टफ हो या बहुत ही अटैकिंग मोड में हो, तो आप जैसा भी आपको मिले, थोड़ा फ्रेंडली भी आपको मिल सकता है बोर्ड, तो आप अपना कामनेस ना खोएं, कॉन्फिडेंट रहें। हो सकता है कि वो थोड़ा टफ होके आपका पेशेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो आप हर एक आंसर में मेंटेन करें अपना पेशेंस। और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछें कि आपको नहीं आता है, तो आप सिंपली मना कर दें कि हम नहीं आता है, मैं इसको रिवाइज़ कर लूँगा या कर लूँगी बाद में। तो सिंपली आप जो भी आंसर है, आपको नहीं आता है क्वेश्चन का आंसर, तो आप उसे आराम से मना भी कर सकते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस मैंने मना भी कर दिए थे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम मना नहीं कर सकते हैं। और अपना मैं ये सजेस्ट करूँगी, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो जिस तरीके से हम हर टॉपिक का ये देखते हैं कि क्या प्रो है क्या कॉन्स है, तो उसको भी आप इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आप अपना आंसर दें तो उसको बैलेंस उसमें बना के रखें। एक्सट्रीम किसी चीज़ पे ना जाएं कि हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो उसके एक्सट्रीम एंड में ना जाएं, बैलेंस बना के रखें। Millions of aspirants across the country prepare for civil services every year. As many as 8 lakh students appeared for the civil services exam in 2019, which is considered the most widely taken exam in the country. Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. 25 years ago, I had given the UPSC exam. I had gone through it, and I got through
but I didn't do very well in my interview. And the question related to heritage and tradition. And it has always bothered me. So I said, this is an opportunity to right the wrong. Because why could I not answer the question properly is because it was not clearly explained to me. And I said, okay, let me, at least as a responsible citizen of our country, put together a book that will make things simple and easy. And that was the reason I did it. And really, culture and mythology have a very close relationship. Mythology is more abstract, culture is more concrete. They are like sort of two sides of the same coin. So I focused more on the abstract aspects. I enjoyed, and I realized I was not paying attention to the material aspects of the culture. And that happened around the same time. My friends who are experts in museum craft and experts in museums were telling us how they struggle to get information out to young people. So, all came together, and this was a great opportunity for me to also streamline my thoughts. So I took the opportunity, and it took some time, but it did. Another book titled Indian Polity, authored by Sriram Srirangam and Rohit Dio Jha, covers important chapters on the Indian Constitution, its sources and amendments, directive principles of state policy, fundamental rights and duties, and acts related to it, election commission and schedules. Given the fact that polity has significant weightage in the exam, it can make or break your progress. So it matters quite a bit that we are in tune with the changes. My idea, dream, desire, whatever, is to make my students feel utterly comfortable with the book. Lectures are there to back it up. Q&A is there. WhatsApp is there. Everything is there so that you are on track to making it. But the book should give you so much relief that you should dance and sing at the end of the day after finishing a chapter. Along with the new rich titles, Pearson India is offering an app both on Android and iOS, which will provide a blended learning experience to students and brings the learning content in an innovative bite-sized format, which will be made available to the aspirants on the daily basis. Pearson India is partnering with eminent content creators for this app and will be offering the resources free to the aspirants. The idea is digital first company in the education segment, keeping current pandemic challenges in the mind. Over the last 1 year, during the pandemic right through, like anyone else, we were also confronted with a lot of challenges in terms of how to deliver solutions, because schools were not working, institutes were not working, students were at home stuck, educators were not able to do face-to-face teaching, etc. So largely the online mode, but the challenge was how do you still keep the learning curve intact? So whether it is K-12, the higher ed, test preparation is what we are focused on today, and professional educations. I think Pearson took this lead of creating this entire online ecosystem, and we're happy to share that across India, we were able to connect with more than 10,000 teachers through various online training interventions, workshops, webinars, etc., which actually greatly helped the teachers to deliver the process of learning to the students. So that was a great experience and learning for us, because we also had to sort of quickly develop this capability, imbibe and move forward. But if you look at specifically the test prep segment, I think apart from the postponement of the various cycles, etc., the real challenge was how do you create capabilities and solutions for these high-stake exams, be it NEET or IIT, JEE, UPSC, through great content and something where you can also build in assessment solutions, mock tests, and good amount of preparation resources so that the learners could take those exams being fully prepared. So this is yet another step in that direction. Very soon, both the books will be available for purchase on Amazon India.
और एक ये एक सजेशन होगा कि उसमें हम अगर हम कोई उन्होंने एक सिचुएशन दे दी है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सजेशन होगा कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में हमने अब तक पढ़ा है तो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन रहने की कोशिश करें, प्रो सिटीजन रहने की कोशिश करें और एंड में प्रो गवर्नमेंट रहने की कोशिश करें। अगर वो पूछते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम अच्छी है या गलत है, तो आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आप लेंस से देख सकते हैं कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, और अगर हो सकता है कि वो पीपल के अगेंस्ट हो या फिर कुछ उसमें एलिमेंट हो कि वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो, तो आप उसको टैकल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी आपको आर्टिकल्स याद हैं उसके हिसाब से, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं उसके हिसाब से आप बता सकते हैं और बैलेंस रहने की कोशिश कर सकते हैं। और हम थोड़ा क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप हो, लेकिन एकदम अगेंस्ट जाने से बचें और बैलेंस करने की कोशिश करें। तो ये मेरा सजेशन होगा इंटरव्यू के लिए। और उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, जो भी आप बोल रहे हैं उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस एकदम बना के रखें, पेशेंस बना के रखें। Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangama Srirams IAS and Rohit Deo Jha. और यहाँ मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगी और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मेरी स्ट्रेटजी सुन रहे हैं। और दूसरा ये कि आप प्लीज़ उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करें जो आपको सही लगता है, अपना स्ट्रेटजी पे पूरा विश्वास रखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू DKT मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैंने आपके माध्यम से आप सबको अपनी स्ट्रेटजी बताई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।